हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे हों, आपकी तरीके से चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेस 103 का क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और मोस्ट 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 इजी क्वेश्चन है। सर क्या बात कर रहे हैं? आपने क्वेश्चन की लाइन देखी है, कितना बड़ा क्वेश्चन है दोस्त। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, मैं आपको ना स्टार्टिंग में 4 से 5 मिनट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। आपने उन कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, और वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आते भी हैं। और उसके बाद आप देखेंगे इससे आसान कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पता क्या प्रॉब्लम है? इंस्टीट्यूट ने जो न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व कर रखा वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट सोल्व कर रखा है। सर कुछ रेफरेंस है प्रोविजन के, इंडेस 103 के, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन लास्ट में ना सर एक दो प्रोविजन इन्होंने अप्रोप्रिएट नहीं लिख रखे। मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, और यही रीजन है कि वो अप्रोप्रिएट प्रोविजन ना लिखने की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं सर इसको फिर मैनेज करने की कोशिश करता है इस क्वेश्चन को ना। मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद आप देखेंगे इससे आसान कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इंडेस 111 किसका है सर? ज्वाइंट अरेंजमेंट का। सर मैंने कहा हाँ जी, रुको 1 मिनट के लिए। मैंने कहा बताओ सर, आप इंडेस 103 पढ़ा रहे हैं ना, उसी का क्वेश्चन करा रहे हैं ना? इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन इंडेस 103 में दे रखा है, बट मैं यहाँ पे 111 की कुछ बात करूंगा आपके साथ, और उसके बाद सर इस क्वेश्चन पे लौट के आऊंगा, ठीक है? इंडेस 111 किसकी बात करता साहब? ज्वाइंट अरेंजमेंट की। आइए, अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट की मैं आपसे अकाउंटिंग पूछूं तो आप क्या बताएंगे? सर देखिए, ज्वाइंट अरेंजमेंट की अकाउंटिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वाइंट अरेंजमेंट को ना क्लासिफाई करना पड़ेगा। या तो वो ज्वाइंट वेंचर बनेगा, या फिर वो क्या बनेगा सर? ज्वाइंट ऑपरेशन बनेगा। ठीक, एक बात और, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कराने के बाद मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में जो प्रोविजन इंस्टीट्यूट ने रेफर करके उसको करके आना चाहिए, या जो प्रोविजन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा उसको रेफर करके आना चाहिए, दोनों को रेफर करके आना चाहिए। देखिए, ज्वाइंट अरेंजमेंट में सर आपका ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है जी सर। अगर मैं ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग की बात करूं तो पेरेंट कंपनी अपने एसएफएस के अंदर सर क्या करेगी? इंडेस 27 फॉलो करेगी, और एज पर इंडेस 27 पेरेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट पे सर या तो क्या करेगी, उस इन्वेस्टमेंट को एट कॉस्ट पे दिखा सकती, या सर फिर इंडेस 109 फॉलो कर सकते। ठीक, चलिए अगर मैं सीएफएस की बात करूं तो सीएफएस के अंदर सर इंडेस 28 लग जाएगा, जो कि बात करता है किसकी? इक्विटी मेथड की। बिल्कुल ठीक है सर। ज्वाइंट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ज्वाइंट ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं साहब? अपने अपने हिस्से की असेट और लायबिलिटी सर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपने अपने हिस्से की असेट, लायबिलिटी और इक्विटी जो होती है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन के केस में, जो ज्वाइंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक, चलिए अब यहां पे सर इंडेस 111 ये कहता है, अगर आपका कोई ज्वाइंट ऑपरेशन है और आप उसका कोई शेयर एक्वायर करते हैं, आप उसका कोई हिस्सा एक्वायर करते हैं, ठीक, और वो ज्वाइंट ऑपरेशन अगर मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है, इंडेस 103 में जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है अगर वो उसकी डेफिनेशन क्वालिफाई करता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे साहब? इंडेस 103 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। बात सुनना ध्यान से, पूरा क्वेश्चन सर अभी मैं जो दो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा उसी के ऊपर टिका हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे, जो ज्वाइंट ऑपरेटर है जब उसका हिस्सा एक्वायर करेगा तो सर अकाउंटिंग ऐसे करेगा जैसे उसने बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग करनी हो। ठीक, मतलब इंडेस 103 के प्रोविजन अप्लाई करेगा। ठीक, सेकंड बात, सर अगर मान लो ज्वाइंट ऑपरेशन में आपके पास ऑलरेडी पहले से आपके पास कुछ शेयर है और आप कुछ शेयर बाद में लेते हैं, तो उस केस में सर जो अर्लियर आपके पास शेयर है उसे आप रीमेजरमेंट नहीं करेंगे। देखिए, इंडेस 103 ये कहता है स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन में जब आप क्या करते हैं, कंट्रोल एक्वायर करते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले शेयर है तो उस केस में आप गुडविल कैपिटलिज्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आप सबसे पहले जो आपने पीसी का अमाउंट पे किया वो लेंगे, ठीक है, जो पहले से आपके पास इन्वेस्टमेंट थी उसको फेयर वैल्यू पे कंसिडर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। साथ में सर एनसीआई को कंसिडर करेंगे आइदर एट फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनल बेसिस पे, और
सब्सिडरी कंपनी की आइडेंटिफिएबल नेट असेट की जो फेयर वैल्यू है उससे कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस आपको गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर सर पहले से कुछ हिस्सा लेके बैठे और फिर आप कुछ हिस्सा और लेते हैं, तो उस केस में सर जो अर्लियर हिस्सा है आप उसे रीमेजरमेंट नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सर, इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन दे रखा है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन कहीं ना कहीं इन दोनों पैराग्राफ के रेफरेंस से दे रखा, लेकिन कहीं पे इनको मेंशन नहीं कर रखा। और यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में बच्चों को, कि वो कहते हैं यार ये बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसे हो गया, और अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो फिर इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन क्यों नहीं लग रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम सर आपकी सोल्व हो जाएगी। एक काम और करते हैं, मैं आपको ना इंडेस 111 पे लेके चलता हूं। देखिए, ये इंडेस 111 का आपका बेयर एक्ट है, ज्वाइंट अरेंजमेंट, पैरा 21 ए पे आएंगे। देखिए, व्हेन एन एंटिटी एक्वायर एन इंटरेस्ट इन ए ज्वाइंट ऑपरेशन, ठीक है, in which the activity of the joint operation constitute a business as defined in Ind AS 103, it shall apply to the extent of its share in accordance with पैराग्राफ 20। पैराग्राफ 20 कहता है सब कि अपने अपने हिस्से के आप असेट लायबिलिटी क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ऑल द प्रिंसिपल ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग इन Ind AS 103। ठीक, चलिए एक प्यारी सी बात और, अपेंडिक्स बी के अंदर आएंगे। देखिए क्या लिखता है अपेंडिक्स बी 33 सी के अंदर, अपेंडिक्स बी 33 सी के अंदर क्या लिखता है, a joint operator might increase its interest in joint operation in which the activity of the joint operation constitute a business as defined in Ind AS 103 by acquiring an additional interest in the joint operation. In such case, previously held interest in the joint operation are not remeasured if the joint operator retain joint control। ठीक, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे, इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं लगेगा। एक बात और, इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में कहीं ज्वाइंट वेंचर वर्ड रेफर कर रखा है, कहीं ज्वाइंट ऑपरेशन वर्ड रेफर कर रखा है। मैं आपको बता दूं, हम लोग सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से वैसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको 10 से 20 सेकंड दे रहा हूँ, आप एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, आई नो। आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, फिर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, देखिए क्या लिखता है, कंपनी एक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स। ठीक है, कंपनी एक्स करंटली होल्ड पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट पीआई, हम इसे प्यार से पीआई बोलेंगे। ठीक है, इन बिलो मेंशन प्रोड्यूसिंग ब्लॉक एज फॉलोज। ब्लॉक का नेम दे दिया साहब, कंपनी एक्स की 30% होल्डिंग है, कंपनी वाई की 60% होल्डिंग है, कंपनी जेड की 10% होल्डिंग है। बेटा कंप्लीट क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास शेयर हैं, फिर आप शेयर एक्वायर कर रहे हैं, तो क्या वो आपका एडिशनल शेयर माने या ना माने, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए 100% सर इसका हिस्सा हो गया। ठीक है, फॉर द अबव ब्लॉक कंपनी एक्स वाई एंड जेड हैज एंटर्ड इनटू अनइनकॉर्पोरेटेड ज्वाइंट वेंचर। सर टेक्निकली यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर वर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनइनकॉर्पोरेटेड है। देखिए सर, सेपरेट व्हीकल पहली कंडीशन होती है ज्वाइंट वेंचर की। ठीक, जब अनइनकॉर्पोरेटेड है इट मींस क्या है कि कोई सेपरेट व्हीकल है नहीं, तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक, चलिए कंपनी वाई इज द ऑपरेटर ऑफ द ब्लॉक AWM01, कंपनी एक्स एंड कंपनी जेड आर द ज्वाइंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेरी बच्चों की साइड से आ सकती है और बिल्कुल जेन्युइन भी है कि सर देखिए, जब 60% होल्डिंग इसके पास होगी है तो सर इसका कंट्रोल नहीं आ जाएगा, हाउ इट इज कॉल्ड ज्वाइंट कंट्रोल। बेटा देखिए, ज्वाइंट अरेंजमेंट जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनैनिमस कंसेंट देते हैं। ठीक है, तो अपना क्या बन जाएगा सर, वो ज्वाइंट कंट्रोल बन जाएगा। ठीक, अच्छा सर जब ज्वाइंट कंट्रोल होता है तो उस केस में या तो ज्वाइंट वेंचर बनेगा या ज्वाइंट ऑपरेशन बनेगा। ठीक, ज्वाइंट ऑपरेशन में तो सर हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने हिस्से की एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर वो जो आप कह रहे हैं ना कि इसका कंट्रोल हो जाएगा, इसकी सब्सिडी हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है ही नहीं सर, ये क्या है, ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक, कंपनी वाई इज द ऑपरेटर ऑफ द ब्लॉक AWM01, कंपनी एक्स एंड कंपनी जेड आर द ज्वाइंट ऑपरेटर, कंपनी वाई incurs all the expenditure on behalf of joint venture and raise cash call to company X and Z at each month and at each month end in respect of their share of expenditure incurred in the joint venture। देखिए ज्वाइंट वेंचर इसने बोला है, कोई बात नहीं, ये ज्वाइंट वेंचर बोले, ये ज्वाइंट ऑपरेशन बोले, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक है जी सर, ज्वाइंट ऑपरेशन के खर्चे जो है वो इसका जो मेन ऑपरेटर है वाई वो करती है कंपनी,
और उसके बाद मंथ एंड पे सर क्या करती है, कंपनी एक्स और जेड को चिट्ठी लिख देती है कि अपने अपने हिस्से के पैसे भेजिए, ठीक। ऑल द मैन पावर एंड रिक्विजिट फैसिलिटी मशीनरी ओन्ड बाय द ज्वाइंट वेंचर एंड देयर बाय ओन बाय ऑल द ज्वाइंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब सर वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करा कि यहाँ पे सर आपके पास प्रोसेस वगैरह भी है, ठीक है। फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू लिक्विडिटी इशू कंपनी जेड डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश कॉल टू ऑपरेटर, ठीक है। सर जो कंपनी जेड है वो पेमेंट नहीं कर पा रही, ठीक। देयरफॉर कंपनी वाई हैज इशूड नोटिस टू कंपनी जेड फॉर विड्रॉल ऑफ देयर पार्टिसिपेटिंग राइट फ्रॉम 1 अप्रैल X1। सर कंपनी वाई ने क्या किया, कंपनी जेड को चिट्ठी लिख दी कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए आप क्या करो, अपने राइट को विड्रॉ कर लो, ठीक है, 1 अप्रैल से। हाउएवर कंपनी जेड हैज फाइल्ड द अपील विद आर्बिट्रेटर ऑन 30 अप्रैल। कंपनी जेड सर किसके पास पहुंच गई, आर्बिट्रेटर के पास पहुंच गई, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी जेड हैज नॉट बीन इंप्रूव्ड in subsequent month and therefore company Z has decided to withdraw participating interest right from block AWM and entered into sale agreement with company X and company Y। सर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो थी, परफॉर्मेंस थी, वो इंप्रूव नहीं हो पाई, इसलिए सर उसने फैसला किया कि वो अपना हिस्सा विड्रॉ कर लेगी और एग्रीमेंट कर लिया कि अपने हिस्से को क्या करेगी, वो एक्स और वाई में बेच देगी, ठीक है। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डेटेड 31 मई X1। सर 31 मई X1 को उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब देखिए इंडेस 103 पे चलते थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस है, ठीक है जी सर। इंडेस 103 ये कहता है अगर आपको कोई अप्रूवल लेनी है तो हम अप्रूवल को कंसीडर करेंगे अगर वो अप्रूवल सब्सटेंटिव है, ठीक जी सर। अब यहां पे 31 मई X1 को सर इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो प्राइमा फेसी अगर कोई अप्रूवल वगैरह नहीं लेनी तो हम बोल सकते साहब यहां पे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई अप्रूवल लेनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा साहब अप्रूवल की नेचर कैसी, अगर वो सब्सटेंटिव है तो हम उसे कंसीडर करेंगे और जिस दिन अप्रूवल मिलेगी सर उस दिन कंट्रोल ट्रांसफर मानेंगे, ठीक। कंपनी एक्स विल रिसीव 1/3 शेयर, ठीक है, एंड कंपनी वाई विल रिसीव 2/3 शेयर ऑफ पीआई राइट ओन्ड बाई कंपनी जेड, ठीक है। कंपनी एक्स इज रिक्वायर्ड टू पे ₹1 लाख अगेंस्ट 1/3 शेयर ऑफ पीआई राइट ओन्ड बाई कंपनी जेड, ठीक है। तो कंपनी एक्स क्या करेगी, कंपनी जेड से उसका 1/3 शेयर खरीद लेगी जो कि 10% है, ठीक। चलिए आफ्टर साइनिंग ऑफ द सेल एग्रीमेंट ऑपरेटर वाई अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉडिफिकेशन इन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल ऑफ कंपनी जेड फ्रॉम PSC ऑफ AWM01 एंड गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन 30 जून, ठीक है। अब सर जो आपके इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं ना, जहाँ पे या इस तरह के ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम लोग उसमें सर अप्रूवल का सब्सटेंटिव मानते हैं, ठीक। गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द मॉडिफिकेशन इन PSC इज एसेंशियल गिवन इन द इंडस्ट्री इन विच द ज्वाइंट ऑपरेट। इट मीन्स क्या कि अगर मान लो वहां से सर परमिशन नहीं आई तो फिर ये डील ही नहीं मानी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे सर 30 जून आपका क्या आ गया, डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, ठीक। चलिए बैलेंस शीट दे दी कंपनी एक्स की, कंपनी जेड की, ठीक है। इसका मतलब सर वाई का कोई रेफरेंस क्वेश्चन आगे नहीं दे रखा, तो वाई अभी रोल से बाहर है, ठीक है। सर एक्स कंपनी और जेड कंपनी की जो बैलेंस शीट दी है वो 31 मई की और 30 जून की दी है। तो 30 मई सर 31 मई और 30 जून की दी है, ठीक है। 31 मई सर जो है यहाँ पे आपका कंट्रोल एक्वायर नहीं हुआ, 30 जून को कंट्रोल एक्वायर हुआ, तो ये सर डेटा अपने लिए क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया, ठीक है। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, fair value of PP and development CWIP owned by company Z as per the market participant approach is 5 lakh and 2 lakh respectively। सर जो PP है इसकी फेयर वैल्यू कंपनी जेड के केस में 5 लाख है, ठीक है। और डेवलपमेंट CWIP की सर जो फेयर वैल्यू कितनी है सर 2 लाख है। चलिए फेयर वैल्यू ऑफ ऑल दी अदर एसेट एंड लायबिलिटी एक्वायर्ड आर एज्यूम टू बी एट देयर कैरिंग वैल्यू, ओके। बाकी असेट और लायबिलिटी की सर जो भी कैरिंग वैल्यू उसी को आपने फेयर वैल्यू मानना है, ठीक। एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ कंपनी जेड आर नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय कंपनी एक्स एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। सर ये जो एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें 1 लाख की पीसी पे होगी, 1 लाख पीसी पेड, इसमें सर ऑल असेट और लायबिलिटी ले ली जाएगी एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और आपका जो डेवलपमेंट CWIP है इसकी सर फेयर वैल्यू अलग से दे दी, बाकी सर जो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू वो सेम है, ठीक। चलिए टैक्स रेट इज एज्यूम टू बी 30%, मैंने आपको बता रखा है
कि अगर क्वेश्चन में टैक्स का रेट दे रखा है तो उस केस में सर आप फिर डेफर्ड टैक्स भी जरूर कैलकुलेट करेंगे अगर डेफर्ड टैक्स बनता है तो। ठीक, चलिए सर इस पैराग्राफ की कोई रेलिवेंस इस क्वेश्चन में नहीं है। इंस्टीट्यूट ने सबसे बड़ी गड़बड़ एक तो ये कर रखी है कि इस पैराग्राफ को यहाँ पे डाल दिया है। अभी इस पैराग्राफ को हम लोग रीड नहीं करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद मैं इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले कहता है यू नीड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग whether the above acquisition falls under business or asset acquisition as defined under business combination standard Ind AS 103। वो कह रहा था Ind AS 103 के अकॉर्डिंग बताइए कि जो ये एक्वायर किया आपने हिस्सा, क्या ये आपका बिजनेस एक्विजिशन है या आपका असेट एक्विजिशन है। देखिए Ind AS 103 के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है सर, बिजनेस जो है एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटी एंड असेट है सर, जो कि कैपेबल है बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस टू इट्स कस्टमर। सर आपका जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट इनकम लाइक आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड, और सर जनरेटिंग अदर इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक सर, बिजनेस के लिए एटलीस्ट वन इनपुट होना चाहिए, सब्सटेंटिव प्रोसेस होनी चाहिए और आउटपुट सर हो भी सकता है और ना भी हो। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सर अपने पास इनपुट भी है और सब्सटेंटिव प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया सर, बिजनेस बन गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पूछता है तो हम बोलेंगे बिजनेस एक्विजिशन है। ठीक, डिटरमाइन द एक्विजिशन डेट इन द अबाउट ट्रांजैक्शन। देखिए सर एक्विजिशन डेट जो आपकी 30 जून बनेगी क्योंकि जो परमिशन थी वो सब्सटेंटिव थी और आप उसके बाद ही सर कंट्रोल एक्वायर कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक बार मैं आपको आंसर रेफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पे ये बिजनेस को डिफाइन किया गया और बताया गया ऐसा बिजनेस है। यहाँ पे सर आपको एक्विजिशन डेट के बारे में बताया गया और ये प्रोविजन बिल्कुल ठीक लिखे हैं। ठीक जी सर। अब थर्ड वो कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे सर इंस्टीट्यूट को ना Ind AS 111 का रेफरेंस देना चाहिए था कि जब एंटिटी क्या करती है या ज्वाइंट ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेटर क्या करते हैं सर, ज्वाइंट ऑपरेशन को या उसके किसी हिस्से को एक्वायर करते हैं। ठीक है, और अगर वो बिजनेस की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है तो Ind AS 103 का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने सर जो ये सॉल्यूशन दिया ना यहाँ पे एंट्री वगैरह का या फिर बैलेंस शीट को कंबाइन करने का, ये बिल्कुल प्रॉपर दिया है, लेकिन सर रेफरेंस नहीं दिया Ind AS 111 का। ठीक, और मैंने आपको रीड भी करा दिया। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Ind AS 103 का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सर एक्वायरर आपका एक्स कंपनी बन गया। ठीक है, एक्वायरी सर जेड कंपनी बन गया। ठीक, एक चीज और, जो जेड कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी, क्या ये 10% हिस्से के बराबर है या इसके अंदर और भी असेट और लायबिलिटी है। सर क्वेश्चन ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि और असेट और लायबिलिटी की वैल्यू ऐसे है जेड की। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे 10% के बराबर है और एक नोट भी दे देंगे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है आपने एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने से पहले एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना पड़ेगा। ठीक, सेकंड सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैक्स का रेट दे रखा है और फेयर वैल्यू ऑफ सम असेट इज डिफरेंट विद द कैरिंग अमाउंट, तो हमें उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स पे निकालना। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे पहले सर हमें डेफर्ड टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेफर्ड टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर क्या आएगा आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैं 1/3 की बात करूँ तो सर जो फेयर वैल्यू है वो है 166,667। ठीक है, और कैरिंग अमाउंट सर 1/3 1 लाख से है। देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से सर इतना डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, सर टैक्स वाले मेरे को इतना डेप्रिसिएशन क्लेम करके देंगे, तो फ्यूचर में सर वो क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट को डिसअलाउ कर देंगे, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा जिसके ऊपर DTL बनेगा। ठीक है, तो आपका 66667 इंटू 30%, सर आपका 20,000 तो DTL यहाँ बन गया। ठीक है, अगर बात करें सर अब डेवलपमेंट CWIP की तो 2 लाख का 1/3 सर 66,667। ठीक है, और अगर कैरिंग अमाउंट की बात करें तो 333,333। आने वाले टाइम में सर मैं इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, इनकम टैक्स वाले इस पे डेप्रिसिएशन देंगे, तो सर डिफरेंस जो है वो क्या बन गया आपके लिए, सर डिफरेंस अपने लिए बन गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसके ऊपर DTL बनेगा इंटू 30%, सर ये आ गया आपका 10,000 से, तो 30,000 से सर अपना DTL आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे सर, असेट और लायबिलिटी को प्रोपोर्शनलिटी बेस पे बुक करेंगे। तो यहाँ पे सर अगर बात करें, यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
1,66,667, ठीक है। राइट ऑफ यूज असेट सर आपका आ जाएगा 667, ठीक है। डेवलपमेंट CWIP सर अपना आ जाएगा 66,667, ठीक है। इसके बाद सर अगर बात करें फाइनेंशियल असेट 50,000 डिवाइड बाय 3 16 अपना 667, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सर अगर इन्वेंट्री की बात करें तो 10,000 से सर फाइनेंशियल, अच्छा ये फाइनेंशियल असेट लॉन्ग टर्म था ना, ठीक है। फाइनेंशियल असेट सर ट्रेड रिसीवेबल 5 टाइम 3, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके नहीं जाएंगे। अदर करंट असेट में सर आपका आ जाएगा 1667, ठीक है। ये तो असेट आ गई। चलिए लाइबिलिटी की बात करें सर तो अपना 2 लाख का 1/3 आएगा 66,667। अदर लाइबिलिटी की बात करें तो सर अपना 5 टाइम 3 आएगा, ठीक है। और सर ट्रेड पेबल की बात करें तो 6667 आएगा और 30,000 सर अपना DTL आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट कितने से आएगी? सर माइनस कर देते हैं। सर ये 120 का अमाउंट आ गया आपका नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, ठीक है। 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक। और जो अपना PC पेड है सर वो कितने से? 1 लाख से है। तो यहाँ पे सर जो गेन ऑन बार्गेन परचेज है 20,000 या 20,001 है, ठीक है। अब ये जो गेन ऑन बार्गेन परचेज है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना जी सर। अब इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए सर, अगर हमें रीजन पता है ना कि ये गेन ऑन बार्गेन परचेज क्यों आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में सर हम इसे OCI के थ्रू रूट करके कैपिटलिज्म में लेके जाते हैं, अदर मतलब इक्विटी में लेके जाते हैं, ठीक। और अगर रीजन नहीं पता सर तो हम क्या करते हैं, कैपिटलिज्म में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, हम OCI के थ्रू इसे रूट करते हैं, ठीक। चलिए तो एंट्री अगर आप देखेंगे ये अपना थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। हमने 1/3 कर रखा है, इन्होंने 33.33 कर रखा है, तो इस वजह से सर राउंडिंग ऑफ का हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है जी सर। चलिए अब इसके बाद सर क्वेश्चन ने क्या बोला आपको? क्वेश्चन ने बोला ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ फॉर कंपनी एक्स बेस्ड ऑन योर एनालिसिस इन पार्ट 1 अबव एज एट एक्विजिशन डेट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो अपनी असेट दे रखी इनमें सर ये असेट जोड़ देंगे, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी जोड़ देंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप 1 लाख से कम कर देंगे, 3 लाख से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये मैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे टिक करा देता हूँ। ये देखिए शेयर कैपिटल सर आपका ज्वाइंट ऑपरेशन की नहीं आएगी और साथ में सर उसकी अदर इक्विटी भी नहीं आएगी, ठीक। चलिए जी सर। अब सर इंस्टीट्यूट ने पता है यहाँ पे क्या कर रखा है? एक तो अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट में जो रेफरेंस दे रखा है ये कह रखा है कि पहले से अपने पास कोई शेयर नहीं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन यहाँ पे नहीं लगेगा। सर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं, आपको ना इंड AS 111 का रेफरेंस लिखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात साथ में सर ये भी लिख देना चाहिए कि हमारी स्टडी मटेरियल ने क्या किया है, इंड AS 103 में मेंशन करके कि स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि पहले से कोई शेयर एक्वायर नहीं है, इसलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन नहीं लगाया, ठीक। आप दोनों रेफरेंस दे के आ जाना, आपका बेटर रहेगा, ठीक। क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते ना, बाई चांस हम इंड AS 111 का रेफरेंस दे के आए और एग्जामिनर नंबर काट ले, ठीक। लेकिन हाँ, जैसे ही सर आपको ये प्रोविजन समझ में आया और मैंने आपको ये रीड कराया, उसके बाद सर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। बस ये वाली लाइन आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से लिख के आ जाना, और साथ में सर अपनी तरफ से एक नोट दे आना कि इंड AS 111 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन, ठीक। चलिए वो एडिशनल हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इस लाइन को। एज पर इंड AS 28, देखिए सर इंड AS 28 का रोल तब आता है जब सर आपका ज्वाइंट वेंचर हो और वो भी CFS के अंदर, ठीक है। ऑल द ज्वाइंट ऑपरेटर आर ज्वाइंट वेंचर whereby each party that have joint control of the arrangement have right to the net asset of the arrangement and therefore every operator record their share of asset and liability in their books। सर ये लाइन बिल्कुल ठीक लिखी उसने ना, ये वाली, ठीक है, कि अपनी बुक्स में सर वो asset liability को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन ये रेफरेंस ही गलत दे रखा, ठीक। पहली बात तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर ये लाइन नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो सर प्लीज आप इसे फिर इग्नोर कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने ये बात समझ ली कि इस क्वेश्चन में इस लाइन की कोई रेलिवेंसी नहीं है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम पर